नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। टप टप टोपी टोपी। जी हां, जिस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है, इसी वजह से दंगल में आज ये नाम हमने चुना है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर में थे। एक भव्य रैली को उन्होंने संबोधित किया। सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर, रेड अलर्ट तक की बात की उनकी ओर से। लाल टोपी कहकर सीधे तीखा वार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां पर चुन चुनकर उनकी ओर से बीजेपी पर हमला किया गया। बीजेपी के एक रंग को लेकर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी तो बहुरंगी दलों वाली पार्टी है। दोनों ही नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाल टोपी का मुद्दा जिस तरह से उछला, अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे को उछालकर बीजेपी को मिलेंगे वोट? और इस पर जो जवाब अखिलेश यादव की ओर से दिया जा रहा है, क्या उनका वोटर इस बार 2017 के मुकाबले इनके पाले में चला जाएगा? इसी मुद्दे को लेकर हम बड़ी बहस करने वाले हैं दंगल में, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी, मोदी, आवाज रुकनी नहीं चाहिए, मोदी। लाल टोपी पर रेड अलर्ट होगा या लाल का इनकलाब होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। तो जनाब, ये सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी के मिशन पूर्वांचल को और मजबूत करने के लिए गए थे। 9,600 करोड़ रुपयों के 3 गिफ्ट यानी खाद का कारखाना, एम्स और मेडिकल रिसर्च सेंटर के बूते उन्हें बीती अखिलेश सरकार को लाल पीला करना ही था। मोदी ने भी चुन लिया वो प्रतीक जो समाजवादियों के सबसे करीब है, यानी उनकी लाल टोपी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बहरहाल मोदी ने लाल टोपी पर रेड अलर्ट किया तो अखिलेश कहां पीछे रहते। उन्होंने लाल का इनकलाब का दम भर दिया। भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। और मेरठ में आरएलडी वाले जयंत चौधरी के साथ साझा रैली में सीधे सरकार पर बरसे। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। तो मोदी पूर्वांचल में और अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में चुनावी फॉर्म में दिखे। मोदी और अखिलेश दोनों की एक दूसरे पर चोट गहरी है, सीधी है, और जो यूपी चुनाव अब तक योगी बनाम अखिलेश पर छिड़ रहा था, उसमें मोदी ने अपना दांव चल दिया है। साफ है कि पूर्वांचल की लड़ाई बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां की 165 सीटों में गोरखपुर और तमाम वर्ती इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई के मैदान में है। साफ है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा और उनके भाषण से उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। गोरखपुर से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।
तो पूरब और पश्चिम से उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक लड़ाई जारी है, लेकिन सवाल यह है कि किसकी किस पर जीत होगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, वो कौन सा मुद्दा है जो जनता के दिल में इस वक्त बैठता हुआ चला जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। एमएच खान साहब बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव ने मेरठ की भारी भीड़ से सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देते हुए ये कहा है, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपको दिखेगा कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने समाज तोड़कर राजनीति की थी। अब समाज में भाईचारा है। एक पार्टी है जो जिसका नारा है कि समाज में हो भाईचारा, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास है, सबका विश्वास, ये इस नारे के साथ हम चल रहे हैं। और हमने बराबर इस बात की कोशिश की है, लेकिन उनका अपना इतिहास देखिए, अपने गरिमा में झांक के देखिए उन्होंने क्या किया था। आज उनको परेशानी हो रही है इसलिए कि आज बीमारू स्टेट जो उन्होंने छोड़ा था वो तेजी से विकास की दौड़ पे दौड़ रही है, विकास के रास्ते पे दौड़ रही है और तेजी से दौड़ रही है। जिस तरह के बार बार जो हमने एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के बाद तीसरे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, आप कभी सोच सकते थे कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस जिसकी कल्पना किसी ने की, तो वो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको इस तरह से कर पाएगी जिस तरह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पे हो पाया है। ये सब संभव इसलिए कि लीडरशिप का कॉन्फिडेंस, सरकार पे कॉन्फिडेंस, निवेशक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की जनता का समर्थन प्राप्त है, और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने एक डबल इंजन की सरकार जो प्रदेश के हित में बड़े बड़े काम किए हैं, उससे प्रदेश की जनता का पूरा रुझान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये अपने गरिमा में झांक के देखेंगे पिछले 2012 से 2017 के बीच में कैसी सरकार दी। आप हमारे बारे में खाई बोल रहे हैं, और अपने बारे में जितनी चतुराई से आप अपने बात कर रहे हैं, सब जनता समझती है, जनता समझदार है। आपके इस तरह के नारे और भाषण से कुछ होगा नहीं, इसलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज पांडे जी, आखिर क्या काम जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके नारों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और गुंडाराज की वापसी होती है जब जब समाजवादी पार्टी आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर जो निशाना साधा है, उन्होंने कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जे के लिए। इस पर क्या है जवाब मनोज पांडे जी आपका? देखिए चित्रा जी, जहां तक आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मुझे तकलीफ हुई। भारत देश का इतिहास रहा है कि इसी टोपी को लगा करके सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। इसी टोपी को पहन करके महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग चलते हुए अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है। इसी टोपी को पहन करके लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक आपसी एकता का भी पैगाम दिया है। और शायद ये भूल रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो देश के सबसे बड़े समाजवादी रहे, उन्होंने इसी लाल टोपी को पहन करके पिछड़ों को की एक बड़ी क्रांति इस पूरे देश में करने का काम किया है। जहां तक ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के आंकड़े कह रहे हैं। अभी 4 जनवरी को जो भारत की संसद में, लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रखी है, वो अपने आप में स्पष्ट है कि लूट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, अपराध में, महिला अपराध में सबसे आगे, बाल अपराध में सबसे आगे। ये किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहां आज जब हम आप इस डिबेट में बैठे हैं तो चित्रकूट की अभी चित्रकूट के एक पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। ये बात करते हैं तो इनको देखना चाहिए कि हाथरस में हमने क्या किया। इन्हें देखना चाहिए कि झांसी में 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई, और आज भी मणिशंकर द्विवेदी जी के हत्यारे जो एक IPS अधिकारी है, वो आज भी फरार चल रहा है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जफर साहब, आप इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एमएच खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ इस छोटी से जवाब दूंगा। 2014 समाजवादी पार्टी और RLD की रैली देखने के बाद क्या बीजेपी हताश है? ठीक है जफर साहब, देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूँ। 2014 में, 2017 में, 2019 में, और अब 2022 में वही देखेंगे जो 2014 से नज़ारा देख रहे हैं। इसकी वजह देखिए,
रैलियां तो पहले भी की, जो लोग साथ है कांग्रेस के साथ है, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी ने फिर बसपा के साथ नारा दिया, वो फेल हो गए, दोनों फेल हो गए, और अब आरएलडी भी फेल होगी। ये तो हाँ। मॉडल है जो टेस्टेड है, और टेस्टेड मॉडल सबके एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट 3 बार रिजल्ट दे चुका है। अब आप इस बार भी रिजल्ट देख लीजिएगा 2022 में क्या होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप जिस तरह से आपने सोचा है कि प्रदेश की जनता के बारे में कि आप जो भी बोल देंगे प्रदेश की जनता मान लेगी। अरे भाई, प्रदेश की जनता देखना चाहती है। अगर पूर्वांचल पे एक्सप्रेस है तो देखना चाहती है। अगर आपको देख रहे हैं कि तेजी से अगर ग्रोथ हो रहा है स्टेट में, तो वो दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है आपको। हम तो सिर्फ विकास के नारे पे लड़ते हैं, विकास का ही नारा हमारा है। और इसलिए आप देखिए कि कभी किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं की थी जो आदरणीय योगी जी ने हिम्मत की है कि हम 20%, इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी, 20% कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में, मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनेगी। ये हमारा नारा है। इनका नारा क्या है? आप कटाश कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो आप इस तरह की बातें करें। भाई कम से कम देख लेते कि आपके समय में कुछ अच्छी बातें हो तो बोल देते, लेकिन अच्छी बातें नहीं है। आपने गुंडा राज किया तो गुंडों के बारे में क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है, मैं एमएच खान साहब से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद में मनोज जी आऊंगी आपके पास। ठीक है एमएच खान साहब, आज गोरखपुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। गोरखपुर को एम्स गिफ्ट में दिया। उनकी ओर से खाद कारखाने को जो बंद हो चुका था 1990 में, उसको दोबारा से खोला गया, और इसके साथ ही एक रिसर्च सेंटर भी। तो कम से कम चुनाव आने के ठीक पहले वो जो कामकाज है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी जनता के बीच जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको एमएच खान जी? नहीं चित्रा जी, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, आप भी ये पूरा महीना बीतने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कम से कम 10 मरतबे आएंगे चुनाव के चली चला के बेला में। अब ये सारा लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा, अब ये सब चीजें आएंगी। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री जी ने बताया, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी वाली बातें आई तो सामने सब पब्लिक डोमेन में है। तो जिसके साथ इनका गठबंधन हुआ है आरएलडी का, उसके बड़े नेता जो अजीत सिंह थे, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कहा था जहां लाल झंडा वहां उस गाड़ी में समझ लेना गुंडा। तो ये तो उसके साथ तालमेल कर रहे हैं। और लाल टोपी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो काली टोपी की बात भी कर ले। काली टोपी वाले से सतर्क नहीं रहना चाहिए। काला और लाल दोनों है, इनके पास लाल है तो इनके पास काला है। तो अब सवाल इस बात का है कि अब इस चली चले का बेला में डिप्टी सीएम मौर्य जी कह रहे थे कि टोपी और लुंगी से छुटकारा मिल गया। तो क्या लुंगी से छुटकारा मिल गया तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को भी हमसे छुटकारा दिला देंगे वो? इसका क्या मतलब होता है? लुंगी तो बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी। तो ये काम की बात ना करके अब बीएसपी ये कहां पर खड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई चल रही है, इसमें बीएसपी कहां खड़ी है? और ये जो इतिहास की किताबों में बातें वर्णित है उसको निकाल कर आप लेकर आते हैं। 2019 में जब उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे थे तो ये लाइनें क्यों भूल गए थे? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज पांडे जी वो कह रहे हैं कि जहां लाल झंडा वहां समाजवादी गुंडा। जरा इस पर आपकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। हमारी बात नहीं पूरी हुई। अरे आप लंबा भाषण बोलेंगे तो सर मैं प्रतिक्रिया कैसे लूंगी? जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं मनोज जी आपकी टिप्पणी। बोलिए पूरी कीजिए अपनी बात पूरी कीजिए। हमको टाइम दीजिए, हमको भी टाइम दीजिए ना। हमको टाइम नहीं देना है तो बोलिए। जब मैं यही कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है। पापा मऊ में नाबालिग लड़की के साथ रेप करके पूरा घर को कुल्हाड़ी से काट के फेंक दिया गया। 120 का मुलजिम आज भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। तो कहाँ कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। चुनाव तो इस पर होगा ना। महंगाई का मैं जरा जवाब देना चाहता हूँ। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे तो महंगाई और ये जो मुद्दा आप गिना रहे हैं वो तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा ना। वो तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा। आपको किसने मना किया है कि महंगाई पर बात मत कीजिए? आपको किसने मना किया है कि बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर बात मत कीजिए? भारतीय जनता पार्टी वो तो विरोधी दल ही कहते हैं कि जहां प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये लोग जाते हैं वहां पर मायावती जी नजर नहीं आती है सरकार को घेरने के लिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों पहलू हैं। जफर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए मनोज जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए। बस बोलिए जफर इतना बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। कल हमने, हमारी सरकार ने उनके प्रस्ताव पे
बिल्कुल राज्यसभा में डिबेट करना चाहा कि ठीक है आप महंगाई पर बात कीजिए, लेकिन सारे के सारे समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और जितने राष्ट्रीय जनता दल सब लोग नहीं आए। कोई बार बार नाम अनाउंस किया गया, मैं भी अरे महंगाई पर डिबेट कीजिए, महंगाई कम भी तो कीजिए जफरस्तान साहब, ठीक है हो गई। महंगाई पर डिबेट कीजिए, उससे ज्यादा महंगाई कम कीजिए, वर्तमान में इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है सर, जल्दी से मनोज पांडे जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं तो जफर इस्लाम साहब इतना ही कह रही हूँ कि महंगाई पर डिबेट भी कीजिए, उससे ज्यादा महंगाई को कम कीजिए जिसकी जनता को ज्यादा जरूरत है। लेकिन मनोज पांडे जी, चूंकि बीएसपी की ओर से टिप्पणी आई है कि जहां लाल झंडा वहां समाजवादी गुंडा, इस पर आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, कुछ थके हुए लोगों को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं जो बीजेपी बोल, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने सदैव किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की बात की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कह रहे थे डेवलपमेंट पर चर्चा होना चाहिए। मैं बिल्कुल बहुत इच्छा करता हूं कि डेवलपमेंट पर इन्होंने चर्चा की बात किया। हम इनसे पूछना चाहेंगे आज यूपी का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या है। आज इनसे हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के जीडीपी का रेट क्या है। आज इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये सही नहीं है। 2017 तक आज बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 9.7 बढ़ गया है। आज इनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के रेट क्यों बढ़े हैं। आज इनसे पूछना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति और प्रति एकड़ आज कृषि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट और उसकी जो इनकम रेट है वो सोर्सेस क्यों कम हो गए, इस पर ये बहस है। आज ये वो लोग जो बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता काट रहे हैं, सोना की स्टेडियम का फीता इन्होंने काटा, इन्होंने हमारे आगरा एक्सप्रेस वे का फीता काटा, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसमें मैं कैबिनेट मंत्री ठीक है। और मैं जरा पंकज श्रीवास्तव जी और विशाल मिश्रा जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में लौटूंगी आप मेहमानों के पास। ठीक है ठीक है ठीक है। विशाल मिश्रा जी, पहले आपके पास आते हुए, जो अहम मुद्दे हैं उनसे क्या चर्चा से भागती है बीजेपी? जो महंगाई बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं की जाती, जिस तरह की परिस्थिति है वो गिना भी रहे हैं, उस पर विशाल मिश्रा जी आपका जवाब, उसके बाद मैं फौरन पंकज जी आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा, पहले आप। चित्रा जी, ये बताइए कि चर्चा कहाँ होगी? टीवी डिबेट पर होगी, चैनल पर होगी, या संसद में होगा? संसद में जब प्रश्नकाल होता है, संसद में जब चर्चा के लिए आह्वान किया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करिए, संसद है किस बात के लिए? लेकिन चित्रा जी आप देखिए पर डे कितना खर्चा आता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्यों चर्चा नहीं सूझता? ये आम टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस तरीके से बर्बाद किया जाता है? इनकी जवाबदेही नहीं बनती है। केवल न्यूज चैनल पर बैठकर महंगाई के बारे में बात करेंगे कि जहां पर उसका हल निकलना है, संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा, वहां पर तो नहीं बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ न्यूज चैनल पर महंगाई है, बेरोजगारी, चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की भाषा सुनने की महंगाई नहीं है। तेल 4.2 किलो हो रहा, नहीं हो रहा। 100 के पार डीजल हुआ कि नहीं हुआ? अब 100 के पार पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कहिए आज तक कहिए कि महंगाई नहीं है। कहिए आज जनता को संबोधित करिए कि महंगाई नहीं है। महंगाई छोटे लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए महंगाई है। कहिए आप अदानी अंबानी के लिए महंगाई नहीं है, कहिए किसानों के लिए महंगाई नहीं है। बोलिए ना, चीनी मिलों समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। अभी इसी सरकार ने चीनी मिल को रिवाइव किया। ये कारखाना ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, 1998 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये भी कहते हैं कि महंगाई नहीं है। लेकिन देखिए उसको चालू ही नहीं करना था। अपनी बात रखेंगे, मुझे लग रहा है कि जनता ज्यादा बेहतर सुन पाएगी आप लोगों को। ठीक है, हो गई आप लोगों की बात। अब जरा पंकज श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ पंकज श्रीवास्तव जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब सरकार महंगाई पर और गंभीर विषयों पर चर्चा कराती है तो सदन के भीतर हंगामा होता है। ठीक है, और फिर जब आप लोग टीवी डिबेट में आते हैं तो कहते हैं महंगाई पर तो ये सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती, उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, उससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो चर्चा फिर कहाँ होगी? चित्रा जी, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। जिस सरकार ने जी मैं बता रहा हूं, जिस सरकार ने कृषि कानून को न लाने पे चर्चा की, न वापस लेने पे चर्चा की, आपको लगता है महंगाई पे चर्चा करना चाहती है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संवाद पर कोई
भरोसा ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अब परीक्षा देनी है, उसकी कॉपी। आप शांत हो जाए, आपको न्यूट्रल मान के बैठाया गया है, आपको न्यूट्रल मान के बैठाया गया है, हालांकि आप संघ मामलों के जानकार के रूप में अपने को पेश करते हैं। प्लीज शांत हो जाइए, इतनी सभ्यता रखिए। 15 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। विशाल मिश्रा जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप यहाँ इसलिए हैं कि बात नहीं हो पाए तो आप माफ करिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। योगी सरकार को अब जवाब देना है। योगी सरकार की हकीकत यह है कि नीति आयोग ने कहा है कि देश में जो डबल इंजन की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे गरीब प्रदेश है, और जहाँ ट्रिपल इंजन है बिहार, वो सबसे गरीब है। इसके अलावा यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार में नंबर 1 है। बड़ीदार पाटीदार जो IPS थे महोबा के, वो फरार है। 1 लाख रुपए का इनाम है। एक आदमी गोरखपुर जाता है कानपुर से, वहां पर देखने के लिए कि साहब यहाँ क्या विकास हुआ है, पुलिस वाले उसकी हत्या कर देते हैं। जिस खाद कारखाने की आप बात कर रहे हैं, माफ करिएगा, 1968 में इंदिरा जी ने वहां कारखाना लगाया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में उसे बंद कराया। 2008 में उसको फिर रिवाइव करने का पूरा पैकेज दिया गया। ये नूरा कुश्ती बंद करिए। आज खाद की किल्लत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लाठियां चला रही है पुलिस, लाठियां चला रही है किसानों पर पुलिस। खाद मिल नहीं रही है, जो रबी की फसल है उसकी बुआई नहीं हो पा रही है। और आप क्या यहां पर बहस को रोकने आए हैं? आप क्या अपने को बहस को रोकने आए हैं? आप सीधे पार्टी में शामिल हो जाइए। संघ का मुखौटा जो लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप काम कर रहे हैं, सीधी बात करिए ना। आज खाद की महंगाई ये स्थिति है, 300 रुपए की खाद 1300 रुपए इन्होंने की, वो मिल नहीं रहा है। जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 1100 रुपए का हो गया है, पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया है, डीजल शतक मार रहा है। आप जवाब दीजिए। पूरा वो कह रहे हैं कि जब आपकी एनडीए सरकार थी 2002 में तब खाद, ठीक है सर, तब बंद किया गया था उसको, थी वो वाहिनी बन गई है, उस पर कौन जवाब देगा? एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तड़प तड़प कर मरा है, इसका कौन जवाब देगा? आखिर अब मैं जवाब ले लेती हूँ जफर इस्लाम साहब से। ठीक है जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल, किसी दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। आप इस तरह से बहस को डिरेल करने की कोशिश मत करिए, आप बहस को डिरेल मत करिए। अरे सुनिए भाई, बहुत हो गया, सुन लीजिए। अब जफर इस्लाम से जवाब भी तो सुन लीजिए। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। जफर इस्लाम साहब, कई गंभीर मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे हैं जो विपक्षी दल लगातार आपसे सवाल उठाकर पूछ रहे हैं। लेकिन एक और सवाल, इन सब के बीच अब तक जो लड़ाई हम सब ने देखी, अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश में दोनों की आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वांचल से एंट्री हो गई है। मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से मिलेंगे वोट, और ये जो तमाम मुद्दे विपक्षी दल गिना रहे हैं, जनता को कैसे समझाइएगा कि महंगाई को लेकर सरकार का क्या पक्ष है? देखिए मैं समझाता हूं। पहली बात को अगर इन्होंने आंकड़े के लिए बात करते तो मैं जवाब भी दे देता हूं, लेकिन चलिए मैं भी जवाब देता हूं। सबका एक विस्तार से जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि स्टेट की नीति आयोग के आंकड़े हैं साहब। अरे भैया, अरे मौलाना साहब चुप तो रहो। नीति, आप ये मत कहिए कि आंकड़े नहीं तो लीजिए, मैं ये मत कहिए। अब आपने सवाल पूछा था तो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए प्लीज सर। एक बार जफर इस्लाम साहब को सुन लीजिए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे। अरे भैया श्रीवास्तव जी, काहे को चिल्ला रहे हो? पहले सुन तो लो, मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना। ठीक है, जवाब भी तो दे रहा हूँ आपके सवालों का। बोलिए आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप मेरे कुछ बोले नहीं। आपका मानसिक तौर से आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मानसिक तौर से प्रॉब्लम है आपको? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। आपने तो कहा ना, शुरू ही कर दिया कि आंकड़ों से बात नहीं हो रही है। अब जवाब तो सुन लीजिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए प्लीज। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सब लोग एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। काहे को बेचैन? ठीक है, आपको सुनना नहीं है क्या? ठीक है सर। झारखंड भी है उसके पहले, बिहार भी है उसके पहले। झारखंड में तो आपकी गठबंधन की सरकार है, आप उस पर बोलिएगा। सर सुनिए, एक सेकंड प्लीज, एक बार उनका सवाल, एक बार प्लीज उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। लगातार दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जफर साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। सबको मत मियां कह दिया करिए, मियां तानसेन हुआ करते थे, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो सुन लीजिए। अच्छा सुनिए तो बात तो मेरी सुनिए। आपने जवाब सवाल उठाया, मैं कहता हूं कि सारी बात सुनेंगे। देश को, अरे
अरे आप झूठ तो आप बोल रहे हैं। आपको बेचैनी किस बात की, मैंने तो जवाब भी दिया नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। बेचैन होकर आप जो उन लोगों को बोल दीजिएगा, आपको परेशानी है इसलिए कि आप, मैंने आपको बताया कि नीति आयोग कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार देश के सबसे गरीब एक ही बात को कितने बार रिपीट करेंगे? सुन तो लिया। नंबर का बिहार है, वो भी आप ही का है। सुन लीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। एनसीआर भी आप ही का है। पंकज जी अब थोड़ा शांत हो जाइए आप प्लीज, अदरवाइज मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। पंकज जी, पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे पर झारखंड है, जहां पर आपके गठबंधन की सरकार है। उसका भी एग्जांपल दे दिया करिए। गरीबी के मामले में एक उंगली सामने पर उठाएंगे, 3 खोद के ऊपर भी इशारा करेंगे, ठीक है सर। और गरीबी को दूर करना हर एक सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है। मैं आ रही हूँ उत्तर प्रदेश पर, आप लगातार अब देखिए पंकज जी, लगातार आप बोलेंगे तो उनसे जवाब कैसे लेंगे? या तो आप तय करके आए हैं कि जवाब आपको नहीं लेना है, केवल सवाल पूछना है, तो बताइए सर, मैं चुप कर देती हूँ। 15 मिनट तक हमें बोलना ही नहीं देंगी। देखिए चित्रा जी, आजकल सर अब उत्तर प्रदेश पर डिबेट हो रही है, तो मुझे कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टियों की स्थिति क्या है उसके हिसाब से सवाल पूछना होगा, और इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, जफर साहब आप जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मनोज पांडे जी ने उठाया था जीएसडीपी का सवाल। आप देखिए, मनोज पांडे जी के पहले क्वार्टर में 20% के आसपास जीएसडीपी हमारे उत्तर प्रदेश की रही है। उसके बाद भी लक्ष्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि आज 6-7%, उन्होंने जब छोड़ा था तो किस तरह से जीएसडीपी थी, कितना 5% कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में, आज 8% से ज्यादा है नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो स्टेट की जीएसडीपी की वजह से। और 20% का हमने जो अपना टारगेट रखा है, 20% का कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी का, जो 20% कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश जाएगा। उसीलिए हमने जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया, हमने जो बाहर की कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया, हमने जो विदेश से निवेश किया, इतने एमओयू साइन किए, इतने सारे कंपनियां आ गई, चाइना से बहुत सारी कंपनी उत्तर प्रदेश में। अरे खाद की कीमत और रसोई गैस की कीमत बताइए महोदय। अरे चुप रहो, एक मिनट सुनो, खाद की सब बता रहे हैं, सब बता रहा हूँ। खाद की कीमत क्या है? अरे आप मानसिक संतुलन, आप मानसिक संतुलन खो गए क्या? मैं बता नहीं रहा, आपको बेचैन क्यों हो रहे? इन्वेस्टर समिट मत बताइए, खाद की कीमत क्या है? पंकज जी, ये बताइए सर, खाद को लेकर लाठियां क्यों चल रही है? लखनऊ में बेरोजगारों पर लाठियां क्यों चल रही है? इसका जवाब दीजिए। मनोज पांडे जी ने आपसे पहले सवाल किया था, सुनिए, मनोज पांडे जी ने आपसे पहले सवाल किया था। आप ही तो यहाँ पर नहीं बैठे अकेले पैनलिस्ट, आप ही अकेले पैनलिस्ट बैठे हुए नहीं। आप जरा सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, लाठियों से मारा जा रहा है। अरे भाई, आज मैं सवाल ठीक है, ये में से आगे बढ़ते हुए मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, हो गई, आप दोनों लोगों की हो गई बात, ठीक है सर, हो गई मनोज पांडे जी, ठीक है जफर साहब, आप बताइए ठीक है, आप बताइए रसोई गैस की, ठीक है, ठीक है, आप बताइए डीजल पेट्रोल एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को बोलने नहीं देना, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। हम दे रहे हैं जिसको आप बेच नहीं पा रहे, इसका जो आप 2 नंबर बेचने का काम आप लोग करते हैं। मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, बाकी लोगों का ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए, बाकी लोगों का ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए। एक सेकेंड सर प्लीज, आप सभी एक एक करके थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। लोग सुन रहे हैं, दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कहना चाहता है। सीधे मनोज पांडे जी आपका रुख करते हुए, चूंकि बड़ी बड़ी रैलियां तो अखिलेश यादव की ओर से ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है, और पूर्वांचल में जो कामकाज उनकी ओर से कराए गए हैं, जनता को गिनाने के लिए वो मैदान में उतरे हैं, तो उसकी काट क्या है आपके पास? मनोज पांडे जी, आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और भाई आबादी हम देखें 24 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 62.9% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। आज ये सच है कि उत्तर प्रदेश किसानों को डीएपी यूरिया 1400 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल रही, और मैं गांव से जुड़ी हुई राजनीति करता हूं, और मैं बड़ी ईमानदारी से आज कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी का प्रतिशत 9.7 बढ़ा है, और नौजवान बच्चे आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निराश हुए हैं, उन्होंने जिन वादों से धोखा खाया है, देश के गरीब लोगों ने जो सपने दिखाए गए, 15-15 लाख रुपए खाते में देने का, फ्री सिलेंडर, फ्री गैस कनेक्शन देने का, और बाद में जनता के हाथ लगा कि उन्हीं की सब्सिडी को रोक करके और सिलेंडर की कीमत 1100 में कर दी गई। जिन लोगों को सपना दिखाया गया फ्री बिजली का कनेक्शन, वो 180 से बढ़ाकर आज 490 रुपए का कर दिया गया। यही मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, कि आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान
और उत्तर प्रदेश की 62% किसान जिसको उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा। और मैं दावे से कहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, वो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में किसानों की जो डिमांड थी उसको मान लिया है सरकार ने। तीन बार तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध चल रहा था, खुद सरकार ने सामने आकर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और कहा कि किसानों के हक में फैसला था लेकिन हम समझा नहीं पाए। चित्रा जी, केवल मुद्दा 3 किसान बिल नहीं थे, उसके साथ मुद्दा था एमएसपी गारंटी का, उस मुद्दा था किसानों मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, बीज कैसे सस्ती मिले, मुद्दा था कि हम व्यवसायिक कृषि की ओर कैसे जाए। ठीक है, जो सवाल आपने खड़े किए हैं जफर इस्लाम साहब उसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, प्लीज। ठीक है, देखिए हाँ, वो एमएसपी पर गारंटी की मांग जो किसानों की ओर से बार बार की जा रही है जफर इस्लाम साहब, और किसान यकीनन हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाएं, कम से कम उनके हित के बारे में भी लोग सोचें। सरकार को गंभीरता से अब इस ओर कदम आगे बढ़ाने होंगे। जफर इस्लाम साहब, देखिए चित्रा जी, अगर इतिहास का आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर किसी एक सरकार ने वाकई किसान हितैषी सरकार है, वो मोदी जी की सरकार है। पिछले 7 सालों का आप लेखा जोखा देख लीजिए कि हमने क्या क्या किया किसानों के लिए। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी इतना आवाज निकाले, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये एमएसपी का कानून के लिए आज पहली बार डिमांड नहीं, आप क्या कर रहे थे? आप ढाल बजा रहे थे क्या? जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, तो कमीशन की रिपोर्ट आई, तो आपने क्या किया? जब चीफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर आपके थे, तो आपने क्या किया? जब आपके बहुत सारे फाइनेंस कमीशन के गठन किया गया, उसके जो रिपोर्ट आई, तो आपने 2006-2007 में इतनी सारी रिपोर्टें आई, तो आप उस वक्त ढाल बजा रहे थे। ये सब सारी डिमांड तो उस वक्त की थी। हमने जो बेहतर समझा किया और हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया, और एमएसपी पे भी अभी हमने कमेटी गठन की है। कमेटी में उनके भी रिप्रेजेंटेटिव, सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सब पे चर्चा करेंगे, जो बेहतर होगा उसका फैसला लेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको जरा सा उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया? अगर आपको इतना वाकई चिंता थी, क्या आपको वाकई चिंता है, डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, तो राज्यसभा में तो हमने कहा कि आप डिबेट करने के लिए आइए महंगाई पर, इसलिए कि आप पूरे तरह से आपका जो चेहरा जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपने जमाने में क्या किया। आपने सारे आंकड़े दे दूंगा जिसमें आपने नहीं, जितने आंकड़े आपके समय के हैं सब दे दूंगा और आप देश की जनता के सामने रख दूंगा। लेकिन जब आपको पता चला कि सारी चीजें इनके पास हैं, तो हम पूरे तरह से जिससे आपने सवाल पूछा है, मैं उनसे जवाब सारे लोग भाग गए और नारा लगा के निकल गए। आप कह रहे हैं कि जो टीवी डिबेट में मुद्दे लेकर आते हैं प्रवक्ता विरोधी दलों के, जब संसद में चर्चा की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। पंकज जी, जवाब दीजिए आप। ठीक है जफर साहब, अब आपकी बात हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की वैधानिकता का प्रस्ताव दिया था। वो सीएम की कमेटी के चीफ थे, वो अध्यक्ष थे, भूलिए मत। नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की थी, आप भूल गए। अब हमसे सवाल कर रहे हैं, और आपने 700 किसानों की बलि ली है। साल भर जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, किसान बैठा रहा दिल्ली घेर कर, और उसकी बलि ली है आपने 700 किसानों को। और आज आप कह रहे हैं कि आपके पास उसकी लिस्ट नहीं है मुआवजा देने के लिए। आप झूठ बोल रहे हैं। इस देश के किसानों से आपकी बात हो गई, आप जवाब तो सुनिए। बार-बार पंकज सवाल पूछ रहे थे, जवाब सुनिए। जफर साहब इनकार कर रहे हैं, आप उनको संज्ञान में लेने से इनकार कर रहे हैं। एमएसपी की बात स्वामीनाथन कमेटी ने C2+100 की बात की है, आप कहां बात करते हैं? कहां आपने लागू किया? आप झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी C2+50% है, आपने नहीं लागू किया है। आपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, आपने नहीं लागू किया। आप झूठ बोलते हैं। 700 किसान उनकी बलि हुई, और जब इस देश के किसानों ने साबित कर दिया कि आपको चुनाव में उखाड़ फेंका जाएगा, तो आपको समझ में आ गया कि आगे चुनाव में अंधेरा है। कल तक पूछ रहे थे कि क्या काला है इस कानून में, अब समझ में आ गया कानून में क्या काला है। अब कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए। अरे मेन टॉपिक पर भी तो रही है, आप लोग ये में करके बहस को क्यों खराब बनाना चाहते हैं? प्लीज जबरदस्ती साहब, मुझे लग रहा है कि अब आपको चुप रहना चाहिए, उनसे जवाब ले लीजिए। आप बार बार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे थे, प्लीज दोनों लोग साथ में मत बोलिए प्लीज।
आप अगर मेरा जवाब मांग रही तो मुझसे बोलने दीजिए फिर मुझे। अब दोनों की बात हो गई, एमएस खान साहब से भी आपके पास आते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना जफर साहब, मुख्यमंत्री रहते ठीक हुए है, नरेंद्र बिल्कुल मैं मोदी ने आपसे ही कहा बोल रही था थी पंकज जी, कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी। 700 किसानों की बलि ली गई है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात क्या किया उस स्वामीनाथन कमीशन के? तो जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात कही थी तो उसके बाद तो आपकी सरकार थी केंद्र में, आपको दे देना चाहिए था, सवाल नहीं, आपको दे देना चाहिए था, क्यों आप रखा आपने? कांग्रेस पार्टी नहीं है। बहुत से कारण होते हैं, मान लीजिए उस समय नहीं हो पाया, हम लगातार मांग कर रहे हैं, तो आप तो है ना सत्ता में, आप ही की डिमांड थी, आप पूरी कर दीजिए, आप ही की डिमांड थी भाई। तो अब आप मान रहे हैं ना कि आपकी समय नहीं हो पाया, तो वो जो कर रहे हैं उनको ठीक है सर। एमएस खान साहब को आपसे वो बहुत देर से चुप है, प्लीज एमएस खान साहब को बोलेंगे। एमएस खान साहब ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं अपनी ही मांग को, क्या बात करते हैं आप? एक बार फिर से हम आ जाते हैं पूर्वांचल पर। एमएस खान साहब, आप भी उसी हिस्से से आते हैं, ठीक है, आप दोनों की बात हो गई है। एमएस खान साहब, आप भी उसी हिस्से पूर्वांचल से आते हैं, वहां पर विकास के काम जो सरकार की ओर से किए गए हैं बार बार उसको गिनाए जा रहे हैं, तो यकीनन जब विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि क्या क्या आपने 4.5 सालों में बताइए, तो कामकाज लेकर वो पहुंचे मैं वहां पर बताने के लिए, लेकिन वो भी आप लोगों की आंखों की किरकिरी आकर क्यों बन रहा है? एमएस खान साहब। चित्रा जी, आप मुझे मैंने टीवी पे देखा कि आप गोरखपुर में हैं, आप संत कबीर नगर में हैं, आपने भी टेक डलवाया होगा, नहीं डलवाया होगा? जनता से पूछा होगा आपने? आप तो जनता की नब्ज टटोल रही थी ना, मैं तो आपकी डिबेट को देख रहा था। ये महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, ये महंगाई पे पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा है इनको तो महंगाई है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हुए हैं, इस पर चर्चा की क्या बात? इस पर कम करो। पार्लियामेंट में तो कानून बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास किए जाते हैं। ये अरे जफर साहब, आपने जैसे ही चित्रा जी ने कहा महंगाई में बात करिए, आप खिलखिला के हंस दिए, आप गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। आप अमीरों के साथ खड़े हैं, अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं, आप अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं, आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं। आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप बीएसएनएल बेच रहे हैं, सब बेच रहा है, देश को बेच के चले जाओ करके। आप टिकट बेच रहे हैं, क्या शर्म नहीं आती आपको बात करते हुए? बेशर्मी के साथ बोलते हुए, जो आदमी बोलता है उसी को बोलने नहीं देते हुए, शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? एक बार आपको शर्म आती कि नहीं आती है? जवाब की बात है, शर्म वरम है आपके पास कि नहीं है कि किसी को नहीं बोलने देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गुंडा पार्टी किसी को बोलने नहीं देगी, टीवी में बोलने नहीं देगी किसी को, गरीब की आवाज नहीं उठाने देगी भारतीय जनता पार्टी, किसान की आवाज नहीं उठाने देगी भारतीय जनता पार्टी, जो नौजवान नौकरी नहीं पाया उनकी आवाज नहीं उठाने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये है आपका चेहरा, असली चेहरा आपका असली ये है। बसपा की मुखिया जो है, आप बताइए, असली चेहरा आपका ये है, बसपा की मुखिया टिकट ही बेचती है। ये उत्तर प्रदेश में कर्मचारी कल्याण निगम है, उसके 1000 लोगों को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। पे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, प्रदेश की जनता आपको आप लोगों ने जैसे कसम खा रखी हो कि एक दूसरे के बीच में बोलेंगे ही बोलेंगे, मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगी बात आप लोगों की? हाँ, मैं एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी। बोलिए, क्या सवाल महत्वपूर्ण है बताइए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में कहाँ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम में कर्मचारी 1000 ऐसे हैं जो 5 साल से तनख्वाह नहीं पाए हैं, भूखे मर रहे हैं। आप लाखों रुपए का माला पहन के घूम रहे हो, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज में घूम रहे हो। ये कर्मचारी भिखारी हो गए बेचारे, कर्जे से डूब रहे हैं। कौन घूम रहा है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लाखों रुपए का माला पहनकर कौन घूम रहा है? लाखों रुपए का माला पहनकर कौन घूम रहा है? योगी जी घूम रहे हैं, मोदी जी घूम रहे हैं, मोदी जी 8,000 करोड़ रुपए जहाज पे चल रहे हैं, लाखों रुपए का माला का सूट पहन रहे हैं। चित्रा जी, और ये कर्मचारी कल्याण निगम को पैसा नहीं दे रहे हैं, बच्चे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं बेचारे। पार्टी में टिकट का क्या कर्मचारी कल्याण निगम को पैसा बताओ कब दोगे? बोले एक बार विशाल मिश्रा की बात हो जाए, उसके बाद जफर साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, ठीक है, वो मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विशाल मिश्रा जी, मुखिया जी क्या रेट पे टिकट बेच रही है? 5 साल से सैलरी नहीं मिली है। अरे खान साहब, दूसरों को भी सुन लीजिए। देखिए चित्रा जी, यहाँ पर लोग बैठकर किसानों के कितने हमदर्द बन रहे हैं।
आप इनसे जरा पूछिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की पहली मीटिंग में वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के क्या पहली कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ रुपए के किसानों का कर्जा नहीं माफ होता? चित्रा जी, इनसे पूछिए कि क्या किसानों के कल्याण के लिए बाण सागर योजना और अभी 11 तारीख को सरयू नगर योजना का उद्घाटन होने वाला है, कौन सी सिंचाई परियोजना इन्होंने बनवाई थी? पूछिए ना। जितनी चीनी मिलें बंद हुई थी, क्यों नहीं चालू किया था? रमाला चीनी मिल किसने चालू किया? क्षमता बढ़ा के वर्तमान सरकार ने किया। चित्रा जी क्या है ना कि पहले की जो सरकारें थी उसमें अगर आप देखें, खाद्यान्न घोटाला 2005-6 का भूल गए। चित्रा जी 40 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे, राशन कोई और लेता था। जरा सोचिए तो किस तरीके से घोटाला किया जा रहा था। लोग भूख से लोगों की मौत हो रही थी। और जो यहाँ पे यूरिया की बात कर रहे हैं, 2400 रुपए की बोरी हुआ करती थी डीएपी की, आज 1200 रुपए है कि नहीं है? अब लाइन नहीं लगता यूरिया के लिए। नीम कोटिंग फर्टिलाइजर किसने शुरू करवाया? वर्तमान सरकार ने ही तो शुरू करवाया। सॉइल हेल्थ कार्ड किसने शुरू करवाया? वर्तमान सरकार ने ही तो शुरू कराया। 1.52 लाख सामूहिक विवाह किसने कराए? अब मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है विशाल मिश्रा जी, जब इतने सारे कामकाज सरकार की ओर से किए गए, ठीक है, जब इतने सारे कामकाज सरकार की ओर से किए गए तो फिर ये लाल टोपी की एंट्री कराने की क्या जरूरत थी? देखिए चित्रा जी, आप अपने अतीत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसके पहले की जो सरकारें रही हैं चित्रा जी, पहले माफिया सत्ता का संचालन किया करते थे और सत्ता उनके शागिर्द बनकर उनके पीछे पीछे चलती थी। इस परंपरा को किसने बढ़ाया? आप बताइए ना। आप अपने आप को कैसे अलग करेंगे? आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आप पैरवी करते हैं, फिर न्यायालय की फटकार पर आप चुप होते हैं। बताइए, एक पक्षीय दंगे होते हैं वहां के, एक पक्षीय लोगों को के ऊपर से एफआईआर हटा दी जाती है, न्यायालय की फटकार लगती है। आप अपने आप को बताइए ना। अभी जो वीडियो वायरल चल रहे हैं, आप जा देखिए किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है। तो आप अपने प्रवक्ता हैं, कैसे अलग करें? कहाँ आप इनका बदनाम कर रहे हैं? गुंडों को, माफियाओं को उत्तर प्रदेश में किसने किया? आज उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो किसको डर है? इन्होंने चित्रा जी 5 सेकंड की बात सुन लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। ठीक है विशाल जी, इसके पहले ठीक है। अहमद खान साहब आपकी बात को जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए अहमद खान साहब। बस 5 सेकंड के लिए। उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। चित्रा जी, दिल में जगह है कि नहीं है लोगों के पास? क्यों उनके बच्चे कैसे खा पी रहे होंगे? कर्जे में डूब रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर चुके। उनका पैसा कब देंगे? जवाब दीजिए इसका। चित्रा जी, आपसे आग्रह है कि ये मसला उठा दीजिए आप। उनका पैसा कब मिलेगा जफर इस्लाम साहब? देखिए, पहले देखिए 2 बातें कहूंगा मैं। एक डिसिप्लिन पार्टी के डिसिप्लिन स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं कहूंगा कि जो इन्होंने कहा है उसके बारे में जानकारी लेकर मैं बताऊंगा, इसलिए कि इस वक्त जानकारी नहीं। लेकिन यह मुझे लगता है खान साहब तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि मुझे इनसे एक सवाल करना है कि इनके पार्टी में आजकल टिकट क्या रखा है? अरे भाई, आप मैंने कहा ना इसकी जानकारी लेकर। अरे तो कई बार छोड़ चुके, कई बार पार्टी को छोड़ चुके हैं, कई बार आपको पार्टी से निकाला जा चुका, कई बार पार्टी। अरे समाजवादी तो ये मकान, लखनऊ का मकान आपके नाम कर दूंगा मैं, जो 2 करोड़ रुपए का मकान। अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर कर्मचारी कल्याण निगम को अरे मुझे नहीं चाहिए, मिला हो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका मकान नहीं चाहिए। आप उसी मकान को बेच के नहीं, आप तो कई बार तो आप पार्टी छोड़ चुके हैं, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी कई बार। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, जफर इस्लाम साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए। यकीनन ये मुद्दा तो गंभीर है ना। मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है सर, नहीं अगर ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि इसका जवाब लेते हैं। सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खान साहब कह रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लिया मैं एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए मेरे जब। अच्छा सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे तो जल्दी से सर, एक लाइन में मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहमद खान साहब, जो मुद्दा आपने उठाया था मैं उसको आगे लेकर जरूर जाऊंगी। यकीनन पूर्वांचल की लड़ाई लाल टोपी पर आई, लेकिन इन सब के बीच लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को लेकर
गोरखपुर में गरज रहे थे तो अखिलेश यादव मेरठ में थे। तमाम दूसरी पार्टियों के नेता अलग अलग इलाकों में। अभी 2 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन उसके ठीक पहले माहौल यहाँ का पूरी तरह से गर्म हो चुका है, वो भी तब जब सर्दी की दस्तक हो चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आज इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने देश की जनता से पूछा था, उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या पूर्वांचल के विकास का मुद्दा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 28% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अब पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ेगी राजनीति उत्तर प्रदेश की, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।